हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कुर्टोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि कुर्टोसिस होता क्या है और इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले स्क्यूनेस क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। तो स्टैटिस्टिक्स के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं। जिसने भी अगर नहीं देखा और उसको पढ़ना है, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, वो मेरे प्लेलिस्ट में चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। स्टैटिस्टिक्स के नाम से है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम कुर्टोसिस पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कुर्टोसिस होता क्या है, और इसको बताने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कुर्टोसिस और स्क्यूनेस, ये दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि इनके नाम थोड़े अजीब हैं। जो जनरली अगर किसी ने पहली बार पढ़ा हो तो उसको बहुत अजीब लगेगा सुन के, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टैटिस्टिक्स में इसको फाइंड आउट करना। तो कुर्टोसिस, प्रोफेसर कार्ल मार्क्स ने इसको क्या बोला है, इसको बोला है कन्वेक्सिटी ऑफ कर्व। तो कार्ल मार्क्स ने इसको कन्वेक्सिटी ऑफ कर्व के नाम से भी जाना है। और कुर्टोसिस हमें फ्लैटनेस डिस्ट्रीब्यूशन में फ्लैटनेस कैसी है इसको बताता है, इसको मेजर करता है। और डिग्री ऑफ कुर्टोसिस में हम मेजर्ड रिलेटिव नॉर्मल कर्व के ही रिलेटिव हम मेजर करते हैं कि कितनी डिग्री है। अगर हमारा कर्व ग्रेटर होगा या उसमें पीक्डनेस होगी नॉर्मल कर्व के कंपैरिजन में, तो हम उसको बोलेंगे कि उसको हम नाम रखेंगे लेप्टोक्रिटिक। और अगर हमारा कर्व फ्लैट होगा नॉर्मल कर्व के कंपैरिजन में, तो उसको हम नाम देंगे प्लैटिक्रिटिक। तो अगर लेप्टोक्रिटिक प्लैटिक्रिटिक नाम ही रखा गया है, तो अब नॉर्मल कर्व को नॉर्मल तो बोलेंगे नहीं, तो इसीलिए उसका भी नाम रख दिया गया है। अगर कर्व हमारा नॉर्मल हो तो मेसोक्रिटिक। तो ये 3 तरीके के नाम हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, जब मैं ग्राफ दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और उसी टाइम में इसको डिफरेंस भी बताऊंगी। तो ये रहा हमारा कुर्टोसिस का ग्राफ। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें नॉर्मल कर्व की, तो नॉर्मल कर्व हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने नॉर्मल कर्व ऐसे रिप्रेजेंट किया है, यानी कि नॉर्मल कर्व अगर हमारा होगा, तो हम उसको कुर्टोसिस के में हम उसको बोलेंगे मेसोक्रिटिक। अब इसी नॉर्मल कर्व के ही कंपैरिजन में अगर हमारा कर्व कुछ ज़्यादा ऐसे पीक हो, इस तरीके का हो, तो उसका नाम रखा गया है कि इसको हम बोलेंगे लेप्टोक्रिटिक। और इसी नॉर्मल कर्व के कंपैरिजन में, इस नॉर्मल कर्व के कंपैरिजन में अगर हमारा कर्व कुछ ज़्यादा ही फ्लैट हो गया हो और क्लोज टू एक्स एक्सिस है बहुत, तो उसका नाम रखा है प्लैटिक्रिटिक। अभी हमने देखा। अब ये हमें क्या बताता है, ये हमें डिग्री ऑफ इसकी ये बताता है कि कितना दूर है हमारे इसकी पीक्डनेस, और ये पीक्डनेस के बारे में बताता है कुर्टोसिस। मैं यहाँ पे स्क्यूनेस और कुर्टोसिस के बीच के अंतर को आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे स्क्यूनेस में हम क्या देखते हैं कि एक ही कर्व है, और वो कर्व एक साइड में कितना ये इस इक्वल है या नहीं है, या किस तरह से डिफरेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम एक ही कर्व में उसके इधर साइड हो रहा है या इधर साइड जा रहा है, किधर ज़्यादा विड्थ है इसका, तो हम बेसिकली एक कर्व के इस वाले पोर्शन को जब हम देखते हैं तो उसको हम स्क्यूनेस बोलते हैं। लेकिन अगर एक कर्व है, उसकी हाइट कितनी है या किस तरह से उसका फॉर्मेशन हुआ है, जब हम उसकी पिग्डनेस की बात करते हैं तब हम उसको कुर्टोसिस से मेजर करते हैं। और हर एक पिग्डनेस का अलग नाम है, और उसको हम किससे मेजर करते हैं, हमारा जो नॉर्मल कर्व है उसके कंपैरिजन में हम मेजर करते हैं। स्क्यूनेस को भी नॉर्मल कर्व के ही कंपैरिजन में मेजर करते हैं। लेकिन अगर सब मान लीजिए कि हमारा स्क्यूनेस कुछ ऐसे हो, हमारा कर्व एक ही कर्व कुछ इधर से घूम गया हो, तो उसको हम पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलेंगे। और जब हमारा एक ही कर्व इधर साइड से मुड़ा हो, उसको निगेटिव स्क्यूनेस बोलेंगे। तो कर्व के ऊपर किस तरह से स्क्यूड होता है कोई चीज़, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से स्क्यूड होता है। और अगर हाइट में अगर देखें ऊपर नीचे, तो इसमें हम हाइट के बारे में नहीं बता रहे हैं कि अगर ये कर्व थोड़ा पतले में ऊपर जाएगा तो क्या बोलेंगे, इधर नीचे आएगा तो क्या बोलेंगे। तो ऊपर और नीचे जाने वाली चीज़ों को हम कुर्टोसिस कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट मैंने डिफरेंस भी बताया। अब जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव
जब हम स्क्यूनेस पढ़ते थे तो उसमें कुछ वैल्यूज़ होती थी, जैसे कि मीन मोड और मीडियन 0 के इक्वल होने चाहिए तो नॉर्मल होगा। अगर ये मीडियन मोड ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मीडियन से, मीडियन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मीन से, तो उसमें हमारा नेगेटिव स्क्यूनेस होगा। उसी तरह से हमने यहाँ पे एक बीटा लिया, अगर बीटा हमारे 3 के इक्वल रहेगा तो हम उसको बोलेंगे मेसोक्रिटिक, यानी कि बीटा यहाँ पे एकदम 3 के इक्वल है। ये स्टैंडर्ड है कि अगर नॉर्मल हमारा कर्व होगा तो वो 3 के ही इक्वल होगा। लेकिन अगर हमारा कर्व थोड़ा सा एकदम पतले में और एकदम लंबा चला जाए, जिसको हम लेप्टोक्रिटिक बोलते हैं, तो यहाँ पे यानी कि 3 से ज़्यादा है इसकी वैल्यू, और यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू होगी 3 से कम होगी, क्योंकि ये नॉर्मल कर्व से ही हम इसको देखते हैं। तो ये 3 से कम है, इस पे 3 है और इसके ऊपर 3 से ज़्यादा है। अब हम देखते हैं लिप्टोक्रिटिक का मतलब क्या होता है। तो लिप्टो का मतलब होता है स्लैडर या नैरो। तो हमारे जो कर्व है उसमें एक थोड़ा सा नैरो और स्लैडर इस तरह से होता है। अगर हम कर्व देखें जब ज़्यादा पीक है नॉर्मल 1 से, तभी हम उसको लेप्टोक्रिटिक कर्व कहते हैं। और अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक ही साथ मीन मोड मीडियन एक ही उसमें कंसंट्रेट करेंगे, जो इसमें -1 SD + 1 SD इसके बीच में अगर आएगा, इसके बीच में ही लेप्टोक्रिटिक की सारी वैल्यूज़ फॉल करती हैं। तो सारी भी वैल्यूज़ जितनी भी फ्रीक्वेंसी है इसी रेंज में फॉल होनी चाहिए लेप्टोक्रिटिक के लिए। और जो कुर्टोसिस किससे लेस देन होना चाहिए, 0.263 से लेप्टोक्रिटिक का लेस होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, लेप्टोक्रिटिक बोलेंगे। अब हम आते हैं प्लैटिक्रिटिक में। तो प्लैटिक्रिटिक कैसा होता है, हमारे नॉर्मल कर्व से ये थोड़ा सा इस तरीके के होता है, यानी कि ये मोर फ्लैट होता है या तो वाइडर होता है। इस कर्व ये फ्लैट होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लैटिक्रिटिक। और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होनी चाहिए, किसके बीच में कंसंट्रेट करना चाहिए, तो -1 ये SD और +1 SD के बीच में ये होने चाहिए, फॉल करने चाहिए। तो जो रेंज है हमारे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का वो इसी के बीच में होना चाहिए। और ये कुर्टोसिस में लेप्टोक्रिटिक से 0.263 ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेप्टोक्रिटिक। अब हम आते हैं मेज़रमेंट कैसे करते हैं कुर्टोसिस के, उस मेज़रमेंट को हम सब पहले पढ़ेंगे। तो मेज़रमेंट का जो पहला तरीका है उसका नाम है कार्ल पियर्सन मेज़रमेंट ऑफ कुर्टोसिस। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कार्ल पियर्सन जो है वो हमारे 2nd और 4th सेंट्रल मूवमेंट जो है वेरिएबल के, उसका यूज़ करता है। अब मूवमेंट क्या होता है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो हमारा कार्ल पियर्सन मेजर है, जो कुर्टोसिस को मेजर करता है, तो ऐसे बीटा 2 अगर है तो ये हमारा जो 4th सेंट्रल मूवमेंट है अपॉन 2nd सेंट्रल मूवमेंट का स्क्वायर, इसको बोलते हैं। ये हमारा कुर्टोसिस का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द कार्ल पियर्सन मेजर। ये μ2 क्या है, ये 2nd ऑर्डर सेंट्रल मूवमेंट है और ये 4th ऑर्डर सेंट्रल मूवमेंट है। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, γ2 β2 -3, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब ये क्या कहता है, तो अगर β2 3 के इक्वल होता है या γ2 0 के इक्वल होता है, तब हम इस कर्व को कहेंगे कि वो मेसोक्रिटिक है। अगर ये β2 3 से ज़्यादा निकल आए या γ2 0 से ज़्यादा हो जाए, तब हम उसको बोलेंगे कि प्लैटिक्रिटिक है। और अगर β2 3 के ज़्यादा हो जाए और γ2 0 से कम ज़्यादा हो जाए, तब हम उसको बोलेंगे लेप्टोक्रिटिक। तो इस तरह से हम कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कुर्टोसिस निकाल के देखते हैं कि हमारा कर्व किस तरीके से है। तो किस में देखते हैं, कार्ल पियर्सन में। तो कार्ल पियर्सन का जो कर्व है β2 कैसा होना चाहिए, जो हमारा 4th सेंट्रल मूवमेंट है और जो हमारा 2nd सेंट्रल मूवमेंट है उसके रेशियो का मतलब उसके स्क्वायर होगा और ये दोनों रेशियो में होंगे। तो इस तरह से हम मेजर ऑफ कुर्टोसिस करते हैं और इस तरह से हम कुर्टोसिस को निकालते हैं और इस तरह से हम उसको मेजर करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि कुर्टोसिस होता क्या है, उसके कितने टाइप्स के होते हैं और उसको कैसे मेजर करते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।